हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो कि 6 सेमेस्टर का ये पेपर है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। सब्जेक्ट है आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट एंड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसका ये पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लाख कीट की प्रजातियाँ हैं, कौन सी है? कतकी है, कुसमी है, रंगीनी है या फिर ये सभी। तो भारत में जो लाख कीट की प्रजातियाँ होती हैं वो कतकी भी पाई जाती है, कुसमी भी पाई जाती है और रंगीनी भी पाई जाती है। तो इसमें ये सभी हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रंगीनी आपकी कुछ रंगीनी टाइप की जो पाई जाती है, इसके द्वारा लगभग 90% प्रोडक्शन इसी के द्वारा भारत में देखने को मिलता है। और जो कुसमी है इसके द्वारा 10% यहाँ पर जो प्रोडक्शन है लाख का वो देखने को मिलता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख कीट की पढ़ाई से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर एस प्रधान, डॉक्टर जे कर, डॉक्टर एम एस मनी और डॉक्टर एस एस पुर्थी। तो जो लाख कीट है इसकी पढ़ाई से संबंधित वैज्ञानिक डॉक्टर जे कर हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सर्वाधिक लाख उत्पादन वाला राज्य है। ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक जो लाख का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। तो इसमें आपका सी नंबर सही होगा। लगभग बात करें तो 54% ये टोटल इंडिया का जो लाख का उत्पादन है वो झारखंड अकेले ही करता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख में रेजिन का प्रतिशत होता है, उसके लिए ऑप्शन है 20%, 14%, 75% और 8%। तो जो लाख में रेजिन का प्रतिशत पाया जाता है वो 75% देखने को मिलता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर इसको हम रेंज में बात करें तो 68 से ले करके ये 85% तक देखने को मिलता है। अगर कभी रेंज में पूछ लिया जाए तो ये 68 से 85 के बीच पाया जाता है। तो इसमें एक ही यहाँ पर आपका ऑप्शन सही था, जो कि 75% है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? ऑप्शन है रेजिन, रंग, मोम और सुक्रोज। तो जो लाख होता है उसमें सुक्रोज नहीं देखने को मिलता है, बाकी रेजिन, रंग और मोम ये सभी तीनों पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स और डर्मल जो ग्लैंड्स होती हैं। तो जो यहाँ पर लाख कीट के लिए डर्मल ग्लैंड्स होती हैं वो आपके इसका सिक्रेशन करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक वर्ष में लाख कीट की कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 4 या फिर 5। तो जो लाख कीट की भारत में यहाँ पर हम देखें तो एक वर्ष में लगभग 2 इसकी पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख कीट किस गण में आता है? लाख कीट का आपको ऑर्डर बताना है। ऑप्शन है लेप्डोप्टेरा, हेमीप्टेरा, कोलियोप्टेरा और आइसोप्टेरा। तो जो लाख कीट हैं वो हेमीप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से औद्योगिक कीट है, यानी यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल इंसेक्ट के बारे में बताना है। ऑप्शन है मधुमक्खी, लाख कीट, रेशम कीट या फिर ये सभी। तो इसमें जो इंडस्ट्रियल इंसेक्ट कह लीजिए या बेनिफिशियल इंसेक्ट कह लीजिए, तो इसमें हनी भी है, लाख कीट भी है और रेशम कीट यानी सिल्क मॉथ भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख कीट है, ऑप्शन है हेमीमेटाबोलस
होलो मेटाबोलस, हाइपर मेटाबोलस या फिर पॉली मेटाबोलस, यानी उसके मेटामॉर्फोसिस के बेस पर पूछा गया है। तो इसमें जो लैग कीट होते हैं वो हेमी मेटाबोलस में आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाग कीट की अपरिपक्व अवस्था है। ऑप्शन है इमेगो, लार्वा, निम्फ या शिशु या फिर मैगट। तो जो लाग कीट होता है उसकी इमेच्योर जो स्टेज होती है उसको निम्फ कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से लाग कीट का पोषक पौधा नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है पलाश, आम, कैथा या फिर बेर। तो जो लाग कीट है ये आम के ऊपर नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बाकी जो पलाश है उस पर देखने को मिलता है, कैथा पर देखने को मिलता है, बेर पर देखने को मिलता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना मैंगो में ये नहीं, मैंगो के ऊपर नहीं पाया जाता या होस्ट प्लांट उसका नहीं है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर, लाग कीट की रंगीनी प्रजाति का पोषक पौधा है। ऑप्शन है कुसुम, पलाश, बेर या फिर कैथा। तो जो लाग कीट होता है, लाग कीट की रंगीनी प्रजाति होती है, इसका होस्ट प्लांट पलाश होता है, इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि इसका बोटेनिकल नेम होता है पलाश। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पौधे पर लाग की रंगीनी प्रजाति पाली जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर कुसुम, बेर, फाइकस या फिर पलाश। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका पलाश होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख मोम का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन है लिपस्टिक में, पॉलिश में, औषधि में या फिर हर्बल प्रोडक्ट में। तो जो लाख मोम होता है उसका प्रयोग औषधि में नहीं किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी लिपस्टिक है, पॉलिश है या फिर जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उसमें लाख मोम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक्टोपैरासाइट्स है। ऑप्शन है आउटोग्राफा, ब्रोकॉन, चिलोनस या फिर कैपिडोसोमा। तो जो एक्टोपैरासिटॉइड्स हैं वो इसमें आपका देखने को मिलता है ब्रोकॉन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार में मधुमक्खी पालन हेतु पराग का स्रोत है। ऑप्शन है सहजन, लीची, जामुन या फिर ऑल ऑफ दिस यानी सभी। तो बिहार में जो मधुमक्खी पालन किया जाता है तो उसमें इसके जो स्रोत बताए जाते होते हैं वो डोमेस्टिक भी देखने को मिलता है, यानी सहजन, लीची वहाँ पे पाई ही जाती है, जामुन भी वहाँ देखने को मिलता है। तो ये तीनों हो जाते हैं, तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न शहर में मधुमक्खी पालन होता है। ऑप्शन है अलीगढ़ में, आगरा में, सहारनपुर में या फिर ये सभी। तो अलीगढ़ में भी देखने को मिलता है, आगरा में भी देखने को मिलता है और सहारनपुर में भी मधुमक्खी पालन होता है। तो इसमें ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी जो आपकी होती श्रमिक मधुमक्खी प्रतिदिन कितना भ्रमण करती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 1000 शहर, 19,000 शहर, 10,000 शहर या फिर 5,000 शहर। तो जो श्रमिक मधुमक्खी है वो 1000 शहर प्रतिदिन करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी पालन हेतु अक्टूबर में मिलने वाला परागण स्रोत है, यानी अगस्त से अक्टूबर के महीने में परागण का स्रोत कौन सा होता है, कौन सा पॉलन अवेलेबल होता है इनको सोर्स के रूप में। तो इसके लिए ऑप्शन है लीची, मक्का, तुर या फिर बी एंड सी। तो जो
आपका मेज है, ये भी अगस्त से अक्टूबर में पाया जाता है। अरहर भी देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा, अर्थात इसमें डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी चारा मुख्य निर्धारण सूत्र है। तो इसके लिए ऑप्शन है N इंटू पी इंटू एम, N इंटू पी, N इंटू पी इंटू वाई, या फिर N इंटू पी टू। तो इसमें मुख्य जो चारा का निर्धारण किया जाता है मधुमक्खी में वो N इंटू पी इंटू एम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अरंडी सिल्क है। ऑप्शन है टसर रेशम, मूंगा रेशम, इरी रेशम, या फिर मलबरी रेशम। तो जो अरंडी का सिल्क वार्म होता है उसके वो क्या कहलाता है, इरी रेशम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये मुख्य रूप से आसाम के जो जंगल होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी जो सुंडियाँ होती हैं वो अरंडी की पत्तियों को खाती हैं और फिर उसके बाद इन्हीं से रेशम को तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल रंग का रेशम है। ऑप्शन है टसर रेशम, मूंगा रेशम, इरी रेशम, या फिर मलबरी रेशम। तो जो लाल रंग का रेशम होता है उसको इरी रेशम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये जो रेशम होता है ईंट जैसा एकदम लाल रंग का होता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से अधिक मोम बनाने वाली मधुमक्खी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोम को प्रोडक्शन करती है वो कौन सी मधुमक्खी है। ऑप्शन है इटालियन मधुमक्खी, भारतीय छत्ता मधुमक्खी, रॉक मधुमक्खी, या फिर छोटी मधुमक्खी। तो जो सबसे अधिक मोम बनाने वाली मधुमक्खी होती है वो रॉक मधुमक्खी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 किलोग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को कितने किलोग्राम मोम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऑप्शन है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, या फिर 4 किलोग्राम। तो जो यहाँ पर शहद का और मोम का रेशियो होता है वो 10:1 का होता है, जो कि अब यहाँ पर 20 किलोग्राम के लिए पूछा गया। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम यहाँ पर मोम की आवश्यकता होती है 20 किलो शहद को बनाने के लिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिरिस्टिल पामिटेट है। ऑप्शन है मधुमक्खी मोम, लाख रसायन, मधुमक्खी रसायन, या फिर रेशम कीट रसायन। तो जो मिरिस्टिल पामिटेट है वो मधुमक्खी मोम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी श्रमिक की उम्र होती है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 20 दिन, 60 दिन, या फिर 90 दिन। तो जो मधुमक्खी श्रमिक होती है उसकी जो आयु होती है वो लगभग 30 से 60 दिन के बीच देखने को मिलती है। 30 से 60 दिन अगर हफ्ते में देखा जाए तो ये 4 से 7 वीक की होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसके करीब दिख रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 60 दिन आपका सही होगा ये ऑप्शन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शहद उत्पादन है तो सबसे अच्छा परागित पौधा है। ऑप्शन है मक्का, सरसों, चना, मटर। तो जो यहाँ पर शहद उत्पादन के लिए सबसे अच्छा परागी पौधा माना जाता है वो आपका मस्टर्ड यानी सरसों होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं। ऑप्शन है एस प्रधान, MS पूर्ति, AS अटवाल, या फिर MS मनी। तो जो आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक माने जाते हैं AS अटवाल को माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृत्रिम गतिशील शहद फ्रेम के जनक हैं। ऑप्शन है MS मनी, या फिर रेवड़ LL लैंगस्ट्रॉथ, या फिर रेवड़ न्यूटन, या फिर AS अटवाल। तो जो कृत्रिम गतिशील शहद फ्रेम के जनक हैं वो माने जाते हैं लैंगस्ट्रॉथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इन्होंने 1851 में
जो बी हाइव है उसका निर्माण किया था, यानी मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण या फ्रेम का निर्माण इन्होंने किया था 1851 में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से भारत में सबसे अधिक शहद उत्पादक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। यानी भारत में सबसे अधिक शहद का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश लगभग 22.5 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से सबसे अधिक शहद उत्पादक देश है। तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर चीन, भारत, तुर्की या अर्जेंटीना। तो जो सबसे अधिक शहद उत्पादन करने वाला देश है वो चाइना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस माह में मधुमक्खी नीम के फलों से पराग एकत्र करती है। ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, जुलाई या फिर जून। तो जो मधुमक्खी होती है वो जो नीम में पुष्प आते हैं वो अप्रैल से मई के महीने में आते हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है अप्रैल, ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी को पोषण संबंधी आवश्यकता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की या फिर ये सभी। तो इसमें जो मधुमक्खी होती है उसको कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती, प्रोटीन की, लिपिड की भी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, यानी सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन है बंगलोर, मैसूर, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो ये मैसूर में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम मूंगा कीट के काकून को कहते हैं। ऑप्शन है जाली, भीर या खारिका या फिर अरंडी। तो रेशम मूंग कीट के जो काकून होता है उसको क्या बोला जाता है, खारिका बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से रेशम कीट की संकर प्रजाति है। ऑप्शन है निस्तारी, स्पून, निस्टिक या फिर सामिया। तो जो रेशम कीट की संकर प्रजाति है वो निस्टिड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अर्धपालतू रेशम कीट है। ऑप्शन है टसर रेशम कीट, मूंगा रेशम कीट या फिर इरी रेशम कीट या फिर मलबरी रेशम कीट, यानी जिसको अर्ध रूप से पाला जाता है, सेमी डोमेस्टिकेटेड सिल्क वार्म यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका मूंगा सिल्क वार्म है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टसर रेशम उत्पादक पौधे हैं, यानी टसर रेशम उत्पादक कौन सा पौधा है। तो ऑप्शन है बेर, अर्जुन, साल या फिर ये सभी। तो इसमें आपके सभी हैं, बेर, अर्जुन और साल ये सभी हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये जो टसर रेशम का उत्पादन है ये यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में किया जाता है। इसके अलावा ये बंगाल या असम, जो बंगाल है और असम है वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम कीट का संबंध है। ऑप्शन डिप्टेरा, लेप्डोप्टेरा, कोलियोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा। यहाँ पर आपसे आर्डर पूछा गया है, तो जो सिल्क वार्म होता है वो लेप्डोप्टेरा आर्डर में आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है। ऑप्शन है इरी रेशम, टसर रेशम या फिर मलबरी रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सबसे अच्छा रेशम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, मलबरी रेशम, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टसर रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है एंथेरिया पाफिया, एंथेरिया माइलिटा
या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर एंथेरिया एसामोनेंसिस। तो जो टसर रेशम कीट होता है उसका एंथेरिया पाफिया भी है और एंथेरिया माइलिटा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो जो रेशम उत्पादन का भारत का स्थान है वो द्वितीय स्थान है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उपभोक्ता पूछा गया है यहाँ पर। उसके लिए ऑप्शन है अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या फिर इंडिया। तो जो रेशम का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो इंडिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, टसर रेशम है। ऑप्शन है जंगली रेशम, प्राकृतिक रेशम या फिर बनावटी रेशम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टसर रेशम है वो जंगली रेशम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम कीट में इनस्टार होते हैं। ऑप्शन है 4 इनस्टार, 5 इनस्टार, 3 इनस्टार, 2 इनस्टार। तो जो रेशम कीट में इनस्टार होते हैं वो 5 इनस्टार होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंडा परजीवी है। ऑप्शन है टिलोनोमस स्पीसीज, इपीलेक्ना स्पीसीज, टेट्रा स्टिकस स्पीसीज या फिर एपेंटिलस स्पीसीज। तो जो अंडा परजीवी है वो टिलोनोमस स्पीसीज है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैविक नियंत्रण शब्द किसके द्वारा दिया गया था। उसके लिए ऑप्शन है एम.एस. मनी, जे. केर या फिर एस. प्रधान या फिर H.S. स्मिथ। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम दिया गया था वो H.S. स्मिथ के द्वारा दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा और इन्होंने इस वर्ड को 1919 में दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन केंद्र स्थित है। ऑप्शन है इसके लिए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर लखीमपुर। तो जो रेशम उत्पादन का केंद्र है ये वाराणसी में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, असम है, मैसूर है या फिर तमिलनाडु है। तो जो कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो मैसूर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऊली एफिस का परजीव्याय यानी पैरासिटाइड पूछा गया है वो है, तो इसमें ऑप्शन है ओपियस, वेंडेनवोसी, ट्राइकोग्रामा जातियाँ या फिर एफिलिनस माली या फिर रोडोलिया कार्डिनेलिस। तो जो ऊली एफिस का पैरासिटाइड्स है वो एफिलिनस माली है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी श्रमिक है। ऑप्शन है स्टेराइल मेल या फिर स्टेराइल फीमेल यानी बंद मादा या फिर स्टेराइल रानी यानी बंद रानी या फिर ये सभी। तो जो वर्कर हनी भी होती है वो स्टेराइल फीमेल होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी भोजन के लिए जाती है। ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 3.5 किलोमीटर। तो जो यहाँ पर मधुमक्खी होती है वो लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच दूरी तय करती है, तो इसका ऑन एवरेज 2 किलोमीटर होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी के छत्ते का तापमान होता है। ऑप्शन है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो मधुमक्खी के छत्ते का तापमान होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन शहद में नहीं पाई जाती। तो उसके लिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो जो मधुमक्खी का शहद होता है
उसमें विटामिन आपका ई नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मधुमक्खी की देखने की क्षमता है, ऑप्शन है 400 से 500 नैनोमीटर, या फिर 300 से 600 नैनोमीटर, या फिर 200 से 300 नैनोमीटर, या फिर 50 से 100 नैनोमीटर। तो जो मधुमक्खी होती है उसकी देखने की क्षमता होती है 300 से 600 नैनोमीटर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, ऑप्शन है पुणे में, मुंबई में, या फिर लखनऊ में, या फिर कानपुर में। तो जो सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो पुणे में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मस्कार्डिन संक्रमण किसके कारण होता है, ऑप्शन है कवक, जीवाणु, वायरस, या फिर नेमेटोड। तो जो मस्कार्डिन होता है वो यहाँ पर फंगस या कवक के द्वारा देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये जो रोग होता है वो सिल्कवार्म में पाया जाता है, यानी, और इसके जो पैथोजन का नाम होता है, फंगस का नाम होता है वो ब्यूवेरिया बेसियाना होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है पैथोजन इसका पूछ लिया जाए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, फ्लेचेरी है, ऑप्शन है बैक्टीरियल रोग, वायरस रोग, नेमेटोड रोग, या फिर कवक रोग। तो जो फ्लेचेरी रोग होता है ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बैक्टीरिया ही उसको इन्फेक्ट करते हैं जो सिल्कवार्म होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। और अगर दोनों का ऑप्शन होता तो यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस का तो फिर हम दोनों लगाते, लेकिन यहाँ पर अब दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो इसमें बैक्टीरियल यहाँ पर ज़्यादा सही माना जाता है। और बैक्टीरिया की जो बैसिलस की जातियाँ होती हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है उसकी जातियाँ होती हैं, इस रोग को फैलाने का कार्य करती हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम कीट का फेब्राइन रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन है वायरस, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, या फिर बैक्टीरिया। तो जो रेशम कीट का फेब्राइन रोग होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, ऑप्शन है एंगोरा, फाइब्रोसिन, सेरेसिन, या फिर बी एंड सी दोनों। तो इसमें फाइब्रोइन भी पाया जाता है और सेरेसिन भी पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेशम कीट के सिर की गति होती है, तो ऑप्शन है 25 प्रति मिनट, 69 प्रति मिनट, 80 प्रति मिनट, या फिर 90 प्रति मिनट। तो जो सिर की गति पाई जाती है, हेड का मूवमेंट करता है, तो वो 69 प्रति मिनट करता है, यानी 69 प्रति मिनट करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मल्टी ओल्ड टाइम रेशम कीट का लार्वा काल है, ऑप्शन है 30 से 35 दिन, 20 से 30 दिन, 10 से 15 दिन, या फिर 10 से 20 दिन। तो जो मल्टी ओल्ड टाइम रेशम कीट का लार्वा काल है या लार्वल जो पीरियड है वो कितना होता है, 20 से 30 दिन होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर पूछा जाए आपसे इग की स्टेज कितनी होती है, तो वो 9 से 12 दिन की होती है। लार्वल जो स्टेज होती है वो 20 से 24 दिन की आपको ध्यान में रखना है। प्यूपल की जो स्टेज होती है प्यूपल की, वो 10 से 12 दिन की पाई जाती है। और एडल्ट की जो स्टेज होती है वो 3 से लेकर के 6 दिन की होती है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। रेशम स्राव होता है, सिल्क इज सेक्रेटेड फ्रॉम, इसके लिए ऑप्शन है मैंडिबुलर ग्रंथ से, मैक्सिलरी ग्रंथ से, लेबियल ग्रंथ से, या फिर उदर ग्रंथ से। तो ये जो रेशम का स्राव होता है वो लेबियल ग्लैंड से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शहतूत रेशम कीट की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं, ऑप्शन है 10 से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 से 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो जो शहतूत रेशम कीट है इसकी वृद्धि के लिए जो ऑप्टिमम
कंडीशन पाई जाती है वो या टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हेराल्ड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है मादा मलबरी सिल्क रेशम कीट में, नर मलबरी रेशम कीट, या फिर नर इरी रेशम कीट, या फिर मादा इरी रेशम कीट में। तो जो हेराल्ड ग्लैंड्स होती हैं वो मेल मलबरी रेशम कीट में देखने को मिलती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मलबरी रेशम कीट का पोषक है। ऑप्शन है टर्मिनालिया की पत्तियाँ, मोरस की पत्तियाँ, एफिड्रा की पत्ती, या फिर एगल की पत्ती। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर जो कि सही, वो आपका कौन सा होता है, मोरस की पत्ती, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाख कीट में पंख होते हैं। ऑप्शन है बैलेंसर, हाईलाइन विंग्स, टेगमाइना, या फिर इलिप्ट्रा। तो जो लाख कीट में पंख होते हैं वो हाईलाइन विंग्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो कि और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो विंगलेस होती हैं, ये सिर्फ मेल में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगला और ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगहनी लाख किस महीने में प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में, या फिर अक्टूबर नवंबर में। तो जो अगहनी लाख होती है वो जनवरी फरवरी में प्राप्त की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।